संसद के इस विशेष सत्र की सबसे बड़ी खबर, जिसे समझने के लिए आपको राजनीति का माहिर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आज दिल्ली के गलियारे से जो आवाज निकली है उसका असर सीधा आपके घर और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाला है। मोदी सरकार ने लोकसभा में 3 बड़े बिल पेश कर दिए हैं जो देश की आधी आबादी यानी हमारी माताओं बहनों की किस्मत का फैसला करेंगे। लोकसभा में जैसे ही इन बिलों को लाने का प्रस्ताव रखा गया तो मैदान जंग का अखाड़ा बन गया। वोटिंग हुई तो 251 लोग इसके पक्ष में खड़े हुए और 185 ने इसका विरोध किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार आखिर लाई क्या है, तो हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि 2023 में जो महिला आरक्षण का कानून बना था उसे जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने 3 नई चाबियां पेश की हैं। पहली चाबी है महिला आरक्षण संशोधन बिल 2026, दूसरी है परसीमन वाला बिल और तीसरी दिल्ली जम्मू जैसे इलाकों के लिए केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल। सरकार का कहना है कि वो महिलाओं को उनका हक देने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन जैसे ही ये कागज सदन की टेबल पर आए विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया। विपक्ष कह रहा है कि उन्हें महिलाओं के आरक्षण से दिक्कत नहीं है, बल्कि उन्हें दिक्कत इस बात से है कि सरकार ने इसमें ओबीसी समाज की महिलाओं के लिए अलग से कोटा क्यों नहीं रखा। अब आप देखिए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस की महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक पिछड़ी और आदिवासी महिलाओं को इसमें जगह नहीं मिलेगी तब तक ये अधूरा है। इधर संसद के अंदर माहौल इतना गर्म था कि अमित शाह और अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस हो गई। अखिलेश जी ने कह दिया कि ये सरकार की कोई गुप्त योजना है और सरकार जातिगत जनगणना से भाग रही है। पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना, देंगे। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। अखिलेश के आरोपों पर गृह मंत्री ने 2 टूक जवाब दिया कि जनगणना का काम तो चल ही रहा है और धर्म के नाम पर आरक्षण देने का तो सवाल ही नहीं उठता। सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर,
अब इस पूरे खेल का गणित समझिए कि इससे आपकी संसद कैसे बदल जाएगी। सरकार का प्लान है कि लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाए, यानी सीटें बढ़ेंगी तो महिलाओं को ज़्यादा जगह मिलेगी। करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए फिक्स हो जाएंगी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताकर इसका विरोध कर रहे हैं। Sir, I oppose this introduction of this constitutional amendment bill because it violates the parliamentary form of democracy and federalism, which are both parts of basic structure of the Constitution, sir. Sir, this is not about the one reservation. The main goal is to make South rule and other areas the ruler and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature. Sir, federalism is the basic structure of the Constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. Sir, the Hindi heartland has 38.1%. It will increase to 43.1%. Southern states will decrease from 24 to 20%. Sir, why I say it is complete destruction of federalism? It also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of, if a voter in Telangana feels that their voting or not makes no difference, if decisions are taken in UP rather than parliament, why will they vote? Thirdly, sir, it violates our own direction 19A2. Minister has to give 7 days notice of a motion for introducing a bill in this house. Similar copies of the bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RP Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said. यहाँ पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी, इसका साहिर लुधियानी ने कहा सर, शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। आज पूरे 18 घंटे इस पर बहस होनी है और दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी खुद इस पर अपनी बात रखेंगे। असली परीक्षा कल यानी 17 अप्रैल को शाम 4 बजे होगी, जब लोकसभा में फाइनल वोटिंग होगी और उसके बाद 18 तारीख को ये मामला राज्यसभा की चौखट पर पहुंचेगा। सीधी सी बात यह है कि सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है और विपक्ष इसे एक चुनावी चाल, लेकिन सच ये है कि आने वाले 2 दिनों में जो भी फैसला होगा वो भारत की राजनीति का नक्शा बदल देगा। क्या 2026 में हमारी संसद की तस्वीर बिल्कुल नई होगी? क्या वाकई महिलाओं को वो 33% हक मिल पाएगा जिसका इंतजार दशकों से हो रहा है, या फिर ये बिल राजनीति की फाइलों में ही दबा रह जाएगा? सबकी नजरें अब कल होने वाली फाइनल वोटिंग पर टिकी हैं। सबको बार बार टोकने का रोकने का कहेंगे तो अध्यक्ष महोदय हमें रोकते हैं टोकते हैं, इसीलिए क्या महिला आरक्षण के खिलाफ हैं क्या आप? यदि मैं नियम 72 को पढ़ दूं। इस विशेष सत्र का हर एक मिनट देश के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कानून नहीं बन रहे बल्कि भविष्य की राजनीति की लकीर खींची जा रही है। सरकार ने अपनी ताकत दिखा दी है और विपक्ष ने अपनी मंशा साफ कर दी है। अब गेंद जनता के दरबार में जाने से पहले संसद के इन गलियारों में घूम रही है।